हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आज हमारे साथ प्रणवी गोयल हैं जो नीट 2026 में एक शानदार स्कोर के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने वाली हैं। प्रणवी आरजी एकेडमी पे क्लास 12th सेरेब्रम बैच की स्टूडेंट रही हैं और एक शानदार सफ़र इनका रहा है। तो प्रणवी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपने नीट में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। कैसा फील कर रहे हो बेटा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 9th से आरजे में हूँ। बस एक ही ड्रीम था 9th अच्छा, से। क्लास 9 से आप आरजे में हो? राइट राइट। एक ही ड्रीम था कि बस अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाऊँ नीट के थ्रू, और वो आज सच हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके ओके। रवि, दिस नीट की जो जर्नी होती है, 2 साल 3 साल बच्चे प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी हाई टेंशन ईयर्स भी कई बच्चों के निकलते हैं। आपके ये 2 साल किस तरह निकले? मतलब वॉज इट अ डिफिकल्ट जर्नी या आप थरली ऐसे इंस्पायर्ड थे पूरी जर्नी में? नहीं सर, डेफिनेटली इट्स अ टफ जर्नी, बट मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं है। अपन अगर कंसिस्टेंट हैं तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव। मतलब इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द रीच। मैं कंसिस्टेंट थी और हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहा। जो बोला था वही करा, और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टफ नहीं था। जो बोला था वो करती गई और हो गया। राइट, सही। वेरी नाइस वेरी नाइस। रणवी, क्लास 12 बोर्ड्स के साथ आपने नीट में इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मोस्टली हम ऐसा कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि क्लास 12 बोर्ड्स की वजह से बच्चे थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में। तो प्रणवी, 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? सर जैसे हमें हमेशा से, जैसे आपने हमारे साथ सेशन भी हुआ था, उसमें भी हमें सिर्फ यही बताया था कि कुछ अलग कोर्स नहीं है बोर्ड का और नीट का। तो अगर आप किसी भी एक पे फोकस करते हो, क्योंकि कोर्स सेम ही है, और हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे हर ऑल्टरनेट वीक, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होते थे। तो ऐसा नहीं था कि हम टोटली लाइक रिटिंग राइटिंग से आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं। तो हमारी वो प्रैक्टिस थी प्लस कोर्स सेम है, तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एसपी और इंग्लिश की हमारी क्लासेस भी होती थी, तो बस उसमें क्लासेस में जो सीखा और उसके बाद घर जाके चैप्टर रीड करा, बस उससे ही हो जाएगा अच्छे से। तो आपने बोर्ड्स में कितना परसेंटेज स्कोर किया? 90.4। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके। प्रणवी, जैसे मैक्सिमम बच्चों से जब हमने इस साल बात की तो हर कोई फिजिक्स के सब्जेक्ट को ही बड़ा एक एजेंडा बनाया हुआ है कि फिजिक्स डिफिकल्ट था, 2025 के टाइप का पेपर था। आपका ओवरऑल फिजिक्स पेपर के बारे में क्या फीडबैक है? वाज इट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर? आपको किस तरह का लगा? नहीं सर, ऑनेस्टली हमें पिछले वन एक साल से तो डेफिनेटली जो हमें पेपर्स दिए थे वो सारे अबव द लेवल ही थे। मतलब जो नीट में 3rd से तो बहुत ऊपर लेवल के, और इस लेवल के अराउंड ही थे। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट लगा ही नहीं, क्योंकि उसी टाइप के टेस्ट की प्रैक्टिस थी। हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे उसके बारे में सोचना है, वो सब हमें आता ही था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमने पहली बार देखा ऐसा कोई टफ पेपर। हमारी प्रैक्टिस उस हिसाब से पेपर की थी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही आए। हम तो होप कर रहे थे होप कर रहे कि थे, टफ पेपर ही आएगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और स्टूडेंट्स एक्चुअली ये चीज सबको समझनी चाहिए कि जो बच्चे ऑनेस्टली प्रिपेयर करते हैं ना, जो बच्चे पूरा हार्ड वर्क करके अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट पेपर इज ऑलवेज फेवरेबल। तो जब भी पेपर इजी होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो ऑब्वियसली इट समटाइम्स बिकम्स गैम्बल कि कई बार बच्चे उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को तो वो क्रैक कर ही लेंगे। और व्हेन द पेपर इज सुपीरियर तो आप डेफिनेटली जो मेहनती बच्चे हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड बच्चे हैं, वो डेफिनेटली फायदे में रहते हैं। तो प्रणवी, ऐसे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपने ऑब्वियसली बीइंग अ गुड स्टूडेंट आपने सेंस कर लिया होगा कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया है। तो उस टाइम थोड़ा घबरा गए थे या कंपोज्ड फील कर रहे थे? नहीं सर, पहले तो इस बार 3rd में की लर्निंग से पहले मैंने पहले 2 मिनट तो सिर्फ पेपर देखा पूरा। तो पता चल गया था कि 3rd में टाइप पेपर नहीं है। नहीं है। तो पहले तो मैं मुस्कुराई कि थैंक गॉड नहीं है। ओके, कि वेरी इस नाइस। बार तो टफ आया है, उसका ही होप भी पिछली बार भी गई। राइट। अच्छी बात है, टफ ही आया है। थर्ड में वाला आपको काफी इजी लगा होगा। हाँ, और वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना इजी आएगा, क्योंकि हमें तो टफ ही एक्सपेक्टेड था। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा थोड़ा मामला खराब हो गया हो, बट इस बार तो अच्छी बात है कि टफ ही आया था। हम होप कर रहे थे, क्योंकि हमने प्रिपेयर ही उस मतलब दोनों वैसे इजी के लिए तो करना कुछ प्रिपेयर अलग से होता नहीं है, पर हम बहुत अच्छा हुआ कि टफ ही आया था, क्योंकि हमने उसके लिए प्रिपेयर करा था। हम पॉजिटिव एंड पर ही थे उस केस। तो जैसे आप कह रहे हो कि डिफिकल्ट पेपर के लिए ही प्रिपेयर किया था, तो कैसे प्रिपेयर किया? डिफिकल्ट पेपर की प्रिपरेशन मतलब क्या डिफरेंट किया आपने? एक तो हमें जो कॉन्सेप्ट्स जो हमें सिखाए थे वो ऑलरेडी इन कोर ही थे। मतलब बाकी मुझे पता नहीं, पर हमें सुपरफिशियल सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताए थे कभी भी। तो एक तो हम प्लस पॉइंट वैसे ही था। फिर हमारी अलग से क्लासेस थी जिसमें हमें फॉर्मूलाज नहीं, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू हमें अलग अलग क्वेश्चन प्रोफाइल्स जो रेगुलर नीट स्टैंडर्ड से नहीं थी वो कराई थी। जो एडवांस का था, मतलब नीट लेवल से एडवांस प्रॉब्लम्स का थी। था, हाँ। प्लस सारे पेपर्स में भी क्वेश्चंस वैसे ही थे जो रेगुलर नीट पैटर्न से अलग थे, जो इस बार आए जैसे आए। बताए थे।
तो इसलिए हम बेटर पेपर की तरफ ही प्रिपेयर्ड थे और हम वही होप कर रहे थे कि कुछ 25 जैसा ही पेपर आए, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, अच्छे क्वेश्चन से हमने प्रैक्टिस करे थे। तो जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट में अपन स्पेसिफिकली बात करें, एंड बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट, आप मैथ्स से थोड़ा सा घबराते थे? बिकॉज जो भी बच्चे आपको सुनेंगे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या शायद नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पेन पॉइंट जो है वो मैथ्स ही है। तो फिजिक्स में मैथ्स का जो रोल रहा, उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग थी? मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था 10th तक, वेरी नाइस। तो मुझे तो मैथ ही लेने का था कि मैं कॉमर्स मैथ्स लूँ या बायो, पर फिर अच्छी बात है बायो में मैथ्स मिल गई, बट हमें मतलब इतना कुछ टफ है नहीं मैथ्स में, क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो बेसिक मैथ्स ही लगती है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगती है वो हमें पढ़ाई दी जाती है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगती है वो ज़्यादा कुछ यूज़ आती भी नहीं है, जैसे इस बार का पेपर में नहीं आई। बट मैथ्स इज़ नॉट द चैलेंजिंग पार्ट, आप कॉन्सेप्ट के कोर तक जाओगे तो आपको मैथ्स चैलेंजिंग लगेगी लगेगी नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है। राइट, तो अब मूविंग टुवर्ड्स द केमिस्ट्री पार्ट। अब दोस्तों, ऑफ कोर्स केमिस्ट्री जो है नीट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों का ओपिनियन ये रहता है कि केमिस्ट्री इजी आती है, स्कोरिंग आती है, हम 150 160 तक भी स्कोर कर लेते हैं। तो अभी इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर था, अगेन जो फीडबैक मुझे टीचर्स और स्टूडेंट्स से मिला है वो पास्ट ईयर्स के केमिस्ट्री पेपर से काफ़ी डिफरेंट मिला है। कि भाई हम लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो इट वॉज ऑलमोस्ट द टफेस्ट पेपर इन द पास्ट 10 ईयर्स। सही पॉइंट है कहेंगे? मतलब मुझे सॉल्व करते टाइम तो मॉडरेट ही लग रहा था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टफ मुझे लगा नहीं। बाद में जब लोगों का फीडबैक मिला तो ऐसा था कि रेगुलर क्वेश्चंस प्रोफाइल नहीं थे, शायद इसलिए टफ लगा हो। कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे आते थे, जैसे थर्ड में आए वैसे नहीं थे, बट कुछ डिफरेंट भी नहीं थे, मतलब जो पढ़ाया सब कुछ उसमें से ही था, तो मतलब Okay, ऐसा कुछ टफ था नहीं। जैसे ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, वो मैनेजेबल था। हाँ वो मैनेजेबल था, और जो फिजिकल के भी क्वेश्चंस है वो सब मतलब आउट ऑफ कोर्स, तो ऐसा मतलब कुछ ज्यादा टफ नहीं था, उसी सेगमेंट से थे, बस फ्रेम्ड अलग तरीके से थे। फ्रेम्ड अलग तरह से थे। हाँ। तो जैसे आपने कैसे एडवांटेज फील किया, या आपने इन जनरल जिस तरह का परसेप्शन होता है केमिस्ट्री को लेके, आपने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा हुआ था या डिटेल्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे? कैसे बेनिफिट मिला आपने को? हाँ सर, वैसे ही हमें जैसे पढ़ाया था, तो हमें कभी इससे हमें आईआईटी वालों के सेम लेवल, मतलब जो जेई बैच है उसका सेम कोर्स जैसे उन्हें पढ़ाते हैं वैसा ही हमें पढ़ाया था। हमने जेई मेंस पीवाईक्यू भी सॉल्व करे थे, तो उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं लगता था कि नीट का लेवल का नहीं है, हमें लगता था कि ये भी वही क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। राइट तो राइट। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टफ लगा ही नहीं, क्योंकि हमें शायद हमने इतना अंदर तक उसको डेप्थ में पढ़ रखा था, हमने डेरिवेशन पार्ट तक भी गए थे हम, कई फॉर्मूलेस के जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं था, बट वो कॉन्सेप्ट का कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बिल्ड करने में हेल्प करा इवेंचुअली, और तभी हमें कुछ अनयूजुअल नहीं लगा पेपर में। राइट, प्रणवी, कमिंग टू द बायोलॉजी पार्ट, आई थिंक बायोलॉजी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो। बायो पढ़ने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, और जो नीट 27 के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप बायो में क्या सजेस्ट करना चाहोगे? बायो में तो जो मित्तल सर और अभिषेक सर कराएं वो करते जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो टेस्ट पेपर है वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे बायो करते समय ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगा जो मैंने नहीं देखा हो। मुझे लग रहा था मैंने सारे क्वेश्चन देखे हुए पेपर्स में। ओके, पेपर्स में थे ही, मतलब मुझे याद आ रहा था कि मैंने कभी ना कभी तो सॉल्व करे हुए ही हैं। तो बस पढ़ते रहो, जैसा वो बोले वैसा करते रहो, बायो अपने आप हो जाएगी। तो जैसे 3 मई को जो बायो का पेपर था, या अभी जो अपना रीनीट में जो पेपर था, दोनों आपने बड़ा कंफर्टेबली मैनेज कर लिए थे? बायो तो वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमारा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम फिजिक्स केमिस्ट्री में कोर्स इज नॉट लिमिटेड, तो कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बायो में तो थर्ड में भी और अभी के पेपर में भी, रीनीट में भी हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हुए थे, जैसे हमारे टाइम कितना मिनिमाइज हुआ हमारा, जिससे हम फिजिक्स केमिस्ट्री को दे पाए। करेक्ट करेक्ट। तो वो तो बहुत ज्यादा एडवांटेज था। एडवांटेज था। रवि, जैसे क्लास 12th के साथ जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं, मोस्टली बच्चों में ऐसे थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, बच्चे कई बार थोड़ा स्ट्रेस्ड रहते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार वो थोड़ा लो फील करते हैं, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे इस पूरी जर्नी में आपके भी ऐसे कुछ फेजेस आए होंगे, उनको कैसे ओवरकम किया होगा आपने? यस सर, डेफिनेटली। जब 11th का स्टार्टिंग था तो मुझे याद है मैं हमेशा हर टेस्ट के बाद प्रतीक सर के पास आती थी, सर इस बार भी मैंने पढ़ा, इस बार भी कुछ आया नहीं स्कोर, पर प्रतीक सर हमेशा आपकी जो एक बात है जो हमेशा जो मैं फॉलो करती थी, कि चाहे आपके इस टेस्ट में आए ना आए, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस टेस्ट इज एक्चुअली व्हाट यू टेक फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। और अगर आपको आज एफर्ट्स में वो नहीं दिख रहा अपने रिजल्ट में टेस्ट पेपर के, तो आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो और एक दिन आपको जरूर दिखेगा कि आप कितने बच्चों से भी आगे हो जाओगे ऑटोमेटिकली, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो। करेक्ट। तो बस वही फॉलो करते गए, चाहे गंदा गया चाहे अच्छा गया, पढ़ना तो है ही, क्योंकि और फिर वो एंड में डिफरेंस दिखता है। एंड में आपको पूरा एग्जैक्टली आप जब कंसिस्टेंटली काम करते हैं, मतलब मार्क्स हो सकता है कि
आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं हो रहे हो, बट जब आप काम कर रहे हैं, जब आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो वो कंपाउंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक आउटकम के फॉर्म में आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली नजर आती है बच्चों। एंड ऑफ कोर्स आपके सामने एग्जाम्पल है, मतलब मैं बहुत क्लोज विटनेस रहा हूँ प्रणवी की जर्नी का। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसके स्कोर्स जो हैं वो बिलो 500 भी गए हैं, कभी कभी, कई बार 510, 550, कभी 600 क्रॉस हो रहा है। तो काफी बार फ्लक्चुएशंस इनके भी रहे, काफी हाईज एंड लोज शेड्यूल में कई बार इनकंसिस्टेंट हुए। बट लगातार जब आप एक पूरी ट्रैक मेंटेन करके चलते हैं, फोकस के साथ जब कंटिन्यूसली प्रिपेयर करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरह के रिजल्ट्स बना पाते हैं। वेल डन, वेल डन। बेटा एक और चीज, जैसे जो मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स या जे एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम होता है आजकल, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस की। हजारों तरह के डिस्ट्रैक्शंस आजकल बच्चों के सामने हैं, भले ही वो स्क्रीन है, भले या वो फ्रेंडशिप के डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आपकी भी जर्नी में ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहे या आप उनसे दूर रख पाए खुद को? जब 11th स्टार्ट करी थी तब तो मैं सोशल मीडिया पे थी, ओके। हाँ। पर जब 12th का थर्ड में था 2025 का, तब उस दिन मैंने सब कुछ बंद कर दिया था कि मैं अगले साल ही डाउनलोड करूंगी सब कुछ वापस से। अच्छा, कंप्लीट 11th में आप थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व थे? थोड़ा मतलब स्क्रीन लिमिट कर रखी थी मैंने 30 मिनट्स, ओके ओके। तो उसके बाद वो अपने आप लॉक हो जाता था। तो बस वो 11th तक था, फिर 12th थर्ड में को मैंने 2025 में सब डिलीट ही कर दिया कि अब एक साल बाद डाउनलोड करूंगी। बस यूट्यूब था और वो भी बाद में बंद कर दिया था, डिलीट कर दिया था, और वो एक साल बाद ही डाउनलोड हुआ फिर। बाकी किसी सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट नहीं था, आप स्क्रीन टाइम जीरो कर रखा था आपने? जीरो था, जो था वो मतलब ऐसे ही मम्मी पापा के साथ बैठ के कभी कुछ देख लिया। हाँ हाँ, ओकेजनली, राइट। गाइस, डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। जैसा प्रणवी ने बोला कि क्लास 11th में इसका स्क्रीन टाइम था, बट वो एक बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी होता है। इन्होंने 30 मिनट्स पे अपना स्क्रीन टाइम का लिमिट रखा हुआ था। एंड ऑफ कोर्स अगर उतना कमिटमेंट आप में है कि आप 30 मिनट्स में, 25 मिनट्स में अपना स्क्रीन टाइम कर्टेल कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही इनको क्लास 12th में रिक्वायरमेंट लगी तो स्क्रीन टाइम को जीरो तक भी लाना पड़ता है। बच्चों, जिस ड्रीम को आप फुलफिल करने के लिए ट्राई कर रहे हो, वो आपको गिफ्ट रैप होकर नहीं मिलने वाला है। आपको 100% कमिटमेंट के साथ उसको अर्न करना पड़ता है, और करते हैं आप ही के जैसे बच्चे करके दिखाते हैं कि इस तरह के कमिटमेंट के साथ आप क्या वंडर्स कर सकते हो। ओके, वेल डन प्रणवी। बच्चे, जैसे अब अपन इस प्रिपरेशन में देखें तो ऐसे फिजिकल वर्कआउट की अपन बात करें, क्योंकि ऐसे ऑलमोस्ट पूरा दिन आपका पढ़ाई में स्पेंड होता है, ऑलमोस्ट हर समय आप सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, कई बार थोड़ा सा टेंशन, एंजाइटी वगैरह भी आता है। तो इस पूरी प्रिपरेशन में फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइजिंग वगैरह, इनका क्या रोल मानते हो आप? तो मैंने तो पूरे 2 साल में कभी बंद ही नहीं करी फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, ओके। अप्रैल में चालू करी थी 11th में, और वो नीट के एक दिन पहले तक भी मैं कर ही रही थी। राइट। तो जैसे मतलब आप बाकी स्टूडेंट्स को भी एक बार बताएं, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब क्या चीज किया, करना प्रेफर किया आपने? कुछ भी जिससे स्वेटिंग हो सके, जैसा आपने एम्फेसाइज करा था क्लास में कि स्वेटिंग होती है तो स्ट्रेस कम होता है और उससे हमें रिलीफ मिलता है, जो स्क्रीन वगैरह से कभी नहीं मिलता। नहीं मिल सकता है, बिल्कुल। तो बस स्वेटिंग के लिए आप जो भी अवेलेबल हो, जैसे सर ने बोला था, तो मैं तो बैडमिंटन जाती थी फिटनेस, और जब जिस दिन नहीं जा पाई उस दिन घर पे इतना सब कुछ यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी चला के आप कुछ भी कर सकते हो, वर्कआउट, डांस कर लो, इतने सारे ऑप्शंस हैं। जो भी दिन स्किप होता था, पर फिजिकल एक्सरसाइज तो वो बेस्ट पार्ट होता था दिन का, मतलब लुकआउट करने के लिए कि अब टाइम मिल रहा है फाइनली करने के लिए। एग्जैक्टली, मतलब अगर अपन अपनी पढ़ाई के साथ इन सारी एक्टिविटीज को प्लान करके करते हैं, तो ऑब्वियसली आप मतलब गेम्स खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। आप कुछ वीडियोस या गाने ऑन करके डांस के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। मेन बात यह है कि आपने अपनी चीज़ों को प्लान किया हुआ है, आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आप आराम से 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी कर पा रहे हैं। आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स गेम्स, मतलब एज इन बैडमिंटन वगैरह भी खेल पा रहे हैं। आप पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, और अपने स्कोर्स में भी आप अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। राइट। प्रणवी, एक और चीज़, जैसे जिस टीम से आप पढ़ रहे थे, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज मैं खुद जब जेई बैच में पढ़ाता हूँ और फिर जब मैं नीट वाले स्टूडेंट्स को गाइड करने आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कंप्लीट डिटेल में उन बच्चों को थियोरी समझा पाता हूँ। सिर्फ फॉर्मूलाज पे हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। बाकी जो हमारे फेलो टीचर्स हैं वो भी IITians और NITians हैं। क्या डिफरेंस आपने फील किया? लाइक एक 10th तक की हमारी पढ़ाई होती थी, एक 11th में हम जेई और नीट के लिए जब प्रिपेयर करते हैं, IITian फैकल्टी से पढ़ते हैं, कैसी फीलिंग थी इस टीम से पढ़ते पढ़ते हुए आपकी? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कभी कभार तो ऐसा होता था कि मैं क्लास में थी बट मुझे आसपास कुछ मतलब समझ नहीं आता था कि मैं हूँ कहाँ। बस वो टॉपिक की इतने डेप्थ में जब पढ़ते थे तब मतलब
अलग ही फीलिंग होती है वो जब आप टॉपिक के, एक तो मुझे याद है एक YDSC का आपने लेक्चर लिया था, फिर तो मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूँ, मतलब इतना डेप्थ ऑफ टॉपिक में जब हम चले जाते हैं तब वो फीलिंग ही अलग होती है कि मतलब कुछ समझ आता है कि वाह हम सब कुछ अपने आसपास एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हाँ, राइट। तो वो तो उससे इसलिए फिजिक्स इतना अच्छा लगता था कि हम मतलब सब कुछ ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपने आसपास जो भी हो रहा है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम डेप्थ तक पढ़े हैं, राइट। और वो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा, और शायद तभी हमें पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं लगा जितना बाकी लोगों को लगा, करेक्ट। कुछ इतना अनयूजुअल नहीं लगा। एक्चुअली जब आप मतलब किसी भी चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ते हो, पूरे रीजनिंग के साथ पढ़ते हो, तो आप क्वेश्चंस को भी उस तरह से समझ पाते हो, उसकी डेप्थ को अप्रिशिएट कर पाते हो। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं थी आपकी कि आपने एक फॉर्मूला लिस्ट बना लिया था अपने रूम में, उसको स्टिक किया हुआ था, उसको मेमोराइज करते रहते थे, ऐसा अप्रोच आपने फॉलो नहीं किया? नहीं, जो टॉपिक पढ़ाया था उसको उस समय समझा, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम्स तो फॉर्मूला याद हो ही जाता था क्लास में ही। जो नहीं होता था उसमें कुछ चैप्टर्स में जैसे सर ने हमें ऑटोमेटिकली बोल दिया था कि जैसे इसमें फॉर्मूला ज़्यादा है तो आप इसमें लिस्ट बना लो, तो उसमें बना के जो रिक्वायरमेंट है चैप्टर की, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में जो फॉर्मूला बेस्ड है सिर्फ उनमें ऐसा करा, बाकी सब में तो ऑटोमेटिकली क्लास में याद हो जाता क्लास में ही याद हो जाता था, राइट। और जैसे अगर अपन बात करें अबाउट द टेस्ट पेपर्स, अब ये ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है कि आप 2 हफ्ते सेल्फ स्टडी करने के बाद जब आप टेस्ट पेपर देते हो, तो उस टेस्ट पेपर से आपका क्या एक्सपीरियंस होता था? आप मार्क्स पे आपका फोकस रहता था, या जैसे मान लीजिए मार्क्स कम आए तो आप कैसे खुद को हैंडल करते थे? अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब आपका क्या थॉट प्रोसेस होता? थोड़ा टेस्ट पेपर को लेकर एक बार वर्किंग आप बताएं, ताकि बाकी बच्चे भी समझ सकें कि टेस्ट पेपर्स को एक लर्निंग की तरह लिया जाए या उसको एक जजमेंट की तरह लिया जाए। है। डेफिनेटली मुझे भी ये सीखने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैं भी सर के पास ही जाती थी बार बार कि ये टेस्ट नहीं गया, तो कभी कभार ऐसा होता था कि देखने का ही मन नहीं करता था, बट वो आपको कुछ अच्छा नहीं करेगा, ये सर भी मुझे समझाते थे कि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक वो 3 घंटे आपके वेस्ट हैं करेक्ट। कि जो आप दे रहे हो। तो जब तक आप उसमें कुछ सीखोगे नहीं कि आपने क्या गलती करी, आपने क्या सोचा था उस समय जो गलत हुआ, और अब क्या सही है ये इसका थॉट प्रोसेस, तब तक आप वो वापस गलत करते ही रहोगे। तो एनालिसिस तो मेजर लर्निंग है, और स्पेशली एंड के टाइम में तो उससे ही हमारी सारी लर्निंग हो रही थी, हम टेस्ट पेपर्स जो दे रहे थे उससे और एनालिसिस से। राइट। प्रणवी, आपने अजमेर में ही रह के, अपने घर पे रह के, पेरेंट्स के साथ रह के आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन की। आपके हिसाब से इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का क्या रोल रहता है? आपने क्या एक्सपीरियंस किया? पेरेंट्स का तो आई थिंक सबसे बड़ा रोल तो मेरे पेरेंट्स का ही है। मैं जब भी कुछ भी होता था मैं पूरा दिन उनके साथ ही बिताती थी, उनके साथ ही बिताती हूँ, और मतलब कुछ भी क्लास में हर एक चीज़ जो मैंने कुछ अच्छा आंसर दिया, मुझे अप्रिसिएशन मिला, तो भी मैं घर पर जाके उन्हें बताती थी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इससे आपको पता रहता है कि यू हैव, मतलब आपको कोई है जिसका आप सब कुछ बता सकते हो घर पे जाके। राइट। एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है। खुद आप जब गंदा जाता था टेस्ट तो भी उन्हें बताती थी, कभी वह रोई भी टेस्ट के बाद, तो मतलब वो जो है वो अलग ही फीलिंग है। जब भी पढ़ाई करते करते बोर भी हो जाती थी तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप फोन मत देखो, आप पेरेंट्स से जाके बात करो, कि उससे सबका मूड ही लाइट होगा, और पेरेंट्स जैसा सपोर्ट और कोई हो ही नहीं सकता। एक्चुअली बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि ये जेई और नीट की प्रिपरेशन में बच्चे कई बार अपना इंटरेक्शन थोड़ा कट ऑफ कर लेते हैं, काफ़ी रिड्यूस कर लेते हैं पेरेंट्स के साथ। कई बार रिलेशनशिप्स थोड़े से स्ट्रेन्ड भी हो जाते हैं। मैं ये एक्चुअली सब स्टूडेंट्स को जो नीट 27 के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स आपके घर पे सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जो मतलब हर थिक एंड थिन में आपके साथ हैं, आपकी सारी वर्किंग को समझते हैं, और सबसे बड़ा सपोर्ट आपके लिए वो बन सकते हैं, भले वो इमोशनली या किसी भी फॉर्मेट में। आप मान के चलें कि इस सपोर्ट सिस्टम को आप किसी भी तरह से वीक नहीं होने दें। जो भी इस प्रिपरेशन में हाईज एंड लोज आएंगे, आपके सबसे बड़े 2 सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ही बनने वाले हैं। रणवी, जैसे डाउट सॉल्विंग का, मतलब क्लासेस के बाद डाउट्स पूछने का, टीचर्स का सपोर्ट सिस्टम, पूरे टीम के सपोर्ट सिस्टम, जैसे एक तो है कि आप मान लो मुझसे पढ़ रहे हो या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, अब क्लासेस के बाहर भी काफ़ी सारी वर्किंग होती है कि मुझे डाउट्स भी पूछने हैं, कभी मुझे बैकअप भी लेना पड़ रहा है। तो ऐसा कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम का भी आपने आरजी पे, अपने इंस्टीट्यूट पे यूज़ लिया? किस तरह से काम आ पाया पूरी टीम का सपोर्ट? डेफिनेटली सर, हमें जैसे कुछ टॉपिक्स अगर छूट भी जाते थे तो सर हमें एक्स्ट्रा टाइम देके आउटसाइड द क्लास भी वापस पूरे टॉपिक भी पढ़ाया है। मैंने वापस टॉपिक भी पढ़े हैं हर सब्जेक्ट में, और जो भी डाउट्स होते थे, चाहे कितने भी डाउट हों, चाहे मुझे एक घंटा भी लगता था फिजिक्स का डाउट पूछने में, तो भी टीचर्स कभी मना नहीं करते थे, चाहे कितना भी लेट हो जाए। हम हमेशा डाउट क्लियरिफाई करके ही जाती थी मैं, जब भी डाउट पूछने आती थी तो वो सारे डाउट्स क्लियर होते ही जाते थे। और जब आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो तो वो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन पे लिमिट नहीं बताते, वो उसके आसपास का डिस्कशन भी होता है। करेक्ट। उससे आप उस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत कुछ सीखते हो जो गूगल वगैरह नहीं बताता। तो डेफिनेटली
राइट अब जैसे गूगल की आपने बात की तो ये अगेन मैं एक बड़ा कॉमन सवाल है जब मैं किसी भी बच्चे से किसी भी एस्पिरेंट से बात करता हूँ तो मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ प्रणवी इस पूरी प्रिपरेशन में ऑनलाइन सपोर्ट का आपने कितना यूज़ लिया कितना हेल्प लिया या आप दूर रहे उस चीज़ से ऑनलाइन सपोर्ट में तो सिर्फ जो यूट्यूब वीडियोस हमें देखने के लिए बताए गए थे वही देखे और गूगल वगैरह पे नहीं देखा मैंने। अब एज एन डाउट्स के लिए चैट जीपीटी का यूज़ वगैरह नहीं किया प्रयोग करा जो टीचर्स थे उनसे ही पूछा क्योंकि टीचर्स से भाई अगर आप पूछते हो तो आपको और भी चीज़ें पता चलती हैं जो उस क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं है और वही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा और भी क्वेश्चन आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं वो लिंक होती हैं चीज़ें और टीचर्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है चैट जीपीटी वगैरह से वो पेपर्स देखते हैं उनको पता होता है और जो आपको एक ह्यूमन इंटरेक्शन से समझ आ सकता है आंसर वो चैट जीपीटी नहीं समझा सकता। अब जैसे अब तो 2 साल हमारी प्रिपरेशन हो गई है तो अब आप मुझे बता सकते हो ऑनेस्टली कि क्या और कोई ऑनलाइन कोर्स अपन ने ज्वाइन किया हुआ था कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपन ने ली थी नहीं 9th से ही नहीं ली थी 9th से आपने कोई ऑल्टरनेट सपोर्ट्स नहीं लिए हैं एक्चुअली बच्चों देखो ये बहुत मैटर करता है आप जिस भी सिस्टम में हैं आप जहाँ पे भी जिस भी शहर के जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस सिस्टम में हैं उनमें 100% फेथ रख के पूरी शिद्दत के साथ उसी सिस्टम को फॉलो करें। हम एक्स सिस्टम में हैं और हम वाई जेड और डब्ल्यू ऐसे 2-3 और अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे वी माइट नॉट एंड वी मे एंड अप विद नथिंग हम शायद कहीं भी लैंड नहीं हो पाए तो ऐसे कंफ्यूजन्स और इस तरह के अलग अलग रैंडम ऑल्टरनेट से बचिए। देखिए बात ये नहीं कि कौन सही या कौन गलत कौन अच्छा है क्या बुरा आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए क्या सही है वो आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट। सो प्रणवी फाइनल पॉइंट की तरफ अपन मूव करते हैं जो भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं जो नीट 27 या 28 के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे अभी 12th में है या 11th में आ रहे हैं उन बच्चों को आप ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहोगे आप एड्रेस करें स्टूडेंट्स को। बस एक ही मैसेज है कि जब मैंने चालू करा था तब मुझे भी कुछ नहीं पता था और हमें बस एक ही बात बोली गई थी प्रतीक सर जो हमेशा क्लास में बोलते थे कि तुम पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो हम पहली बार प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं हम हर साल बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं। तो जो भी टीचर्स बोले चाहे आपको कितना भी सुनने में लगे कि टाइम वेस्ट होगा चाहे कुछ भी होगा उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो हर साल करते हैं ये और हर साल हम अपना दिमाग जितना लगाएंगे उतना ही हम लॉस्ट होने के चांसेस हैं। तो जो टीचर्स बोल रहे हैं बस वो ब्लाइंडली फॉलो करो एंड यूल एंड अप फाइन मतलब आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो हार्डवर्क करो और टीचर्स की सुनो तो ट्रस्ट में हो ही जाएगा सब कुछ सही। और प्रणव जैसे प्रिपरेशन करने के तरीकों में पढ़ने के तरीकों में थोड़ा सा इन बच्चों को एक फाइनल वर्ड आप दो कि डेप्थ में जाके पढ़ना है फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच किस तरह की अप्रोच पढ़ाई में ये लोग रखें फाइनली। डेफिनेटली जैसे रीनीट 26 का पेपर था तो अब पेपर अभी एक्सपेक्ट तो कुछ करना ही नहीं चाहिए कि कैसा आएगा एग्जैक्टली हाँ वो जैसा जो पढ़ा रहे हैं उसको जितना अच्छे से आप पढ़ सको समझ सको और जितना उसकी प्रैक्टिस कर सको दैट इज़ ऑल दैट वी कैन डू ऑन आवर एंड। तो जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सके इजी डिफिकल्ट हर तरीके के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एंड में हमें वो फ्लुएंसी बनाने में हेल्प करेगी जो पेपर में हमें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बस वही अप्रोच जो मैंने थोड़ा सा नहीं करी थी पर मुझे बाद में मैंने चालू करी कि थ्योरी बेस्ड नहीं क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच पे ही जाना चाहिए। राइट वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच प्रणवी इट वाज वेरी नाइस नोइंग योर जर्नी। हम शुभकामनाएं देते हैं वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह के बच्चे आप हो जितनी मेहनती आप हो आप अपने MBBS करियर में भी बहुत शानदार परफॉर्म करोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू।